ओके, आज हम लोग बात करेंगे थर्ड लेक्चर के थ्री फेज इंडक्शन मोटर के। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, डेट इज रोटर फेड इंडक्शन मोटर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ जनरली जो हमारी कन्वेंशनल या स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर होती है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, उसके अंदर बेसिकली ना हम लोग जो हमारी थ्री फेज सप्लाई होती है उसको हम देते हैं स्टेटर के ऊपर। ठीक, और वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एयर गैप में रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। इस रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए जो रोटर होता है वहाँ पर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वहाँ जो करंट आती है वो एज पर लेंज लॉ इस रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए इन दी डायरेक्शन ऑफ रोटर घूमती है। ये पूरा का पूरा जो वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, दिस इज फॉर थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टैंडर्ड वाली। लेकिन यहाँ पर जो रोटर फेड इंडक्शन मोटर की बात करी जा रही है, ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर है। इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग रोटर के ऊपर थ्री फेज सप्लाई देते हैं, रोटर के ऊपर वाया स्लिप रिंग। स्लिप रिंग की मदद से ही कर सकते हैं, बिकॉज रोटर तो घूम रहे हैं और सप्लाई हमारी स्टैटिक होती है। तो थ्री फेज सप्लाई हम लोग रोटर पे देते हैं वाया स्लिप रिंग। यहाँ पर बना रखा है, स्लिप रिंग से थ्री फेज सप्लाई देंगे, और उससे क्या होगा, रोटर के अंदर हम लोग रोटर की एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवाएंगे। और रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ पर उस मैग्नेटिक फील्ड को वजह से स्टेटर जो वाइंडिंग होगी इसके अंदर फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ईएमएफ इंड्यूस हो गया, अब इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगी वो करंट इस तरीके से बनेगी कि वो अपने कॉज को अपोज करे। कॉज को अपोज क्या है, रोटर का, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड वो अपोज कैसे करती है, रोटर को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा के। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हो जाता है, इसके ऊपर बात करेंगे कि क्यों आखिर ऐसा होता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर क्या है कि ये जो रोटर फेड इंडक्शन मोटर है, दिस इज जस्ट अ रिवर्स ऑपरेशन। मतलब हम लोग रोटर पे सप्लाई दे रहे हैं और जो है रोटर जो होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता है। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में इतने में पूछ लिया जाएगा, हालांकि मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें नोट करके रखी हैं। तो ऑफन कॉल्ड इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर भी इसको हम कहते हैं, सही है। मैंने भी कहा ना इन्वर्स वाला ऑपरेशन है, तो इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर कहा जाता है। कॉन्फ़िगरेशन, थ्री फेज एसी सप्लाई रोटर पे दी जाएगी वाया स्लिप रिंग। स्लिप रिंग से ही दे सकते हैं, स्क्विरल केज इसमें संभव नहीं है, क्योंकि स्लिप रिंग और ब्रशेस के थ्रू अल्टीमेटली मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि ये जो स्लिप रिंग होते हैं या जो हमारे स्प्लिट रिंग होते हैं और ब्रशेस, ये अल्टीमेटली इनका काम क्या होता है, अल्टीमेटली यूज होते हैं ये आपके स्टैटिक चीज़ को, स्टैटिक सप्लाई को रोटेटिंग रोटर से कनेक्ट करने के लिए, रोटेटिंग रोटर से कनेक्ट करने के लिए। तो इनके बीच का जो गैप है वो हमारे ये स्लिप रिंग एंड ब्रशेस के थ्रू पूरा होता है। तो इसलिए जो हम थ्री फेज सप्लाई जो हम रोटर को देना चाह रहे हैं वो इसी के थ्रू ही दे सकते हैं, और कोई तरीका हमारे पास है नहीं। तो रोटर फेड इंडक्शन मोटर। अच्छा, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान रखना, इसके अंदर हमारी जो स्टेटर पे थ्री फेज वाइंडिंग थी उसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड हमारी इंडक्शन मोटर होती थी उसके अंदर जो रोटर के ऊपर वाइंडिंग की होती थी, रोटर के ऊपर, उस वाइंडिंग को हम लोग क्या करते थे, शॉर्ट करते थे। और जो स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग की होती थी उसको हम लोग थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट करते थे। यहाँ पर उल्टा है, सही है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, रोटर पे थ्री फेज सप्लाई देंगे स्लिप रिंग के थ्रू, स्टेटर के टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करेंगे। वर्किंग समझ लेते हैं, जब हम थ्री फेज सप्लाई देंगे रोटर के ऊपर तो एक रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी जो कि रोटेट करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एनएस की स्पीड से रिलेटिव टू दी रोटर। मतलब समझ रहे हो बात को, कि रोटर पे जब हम लोग, ये हमारा रोटर है, इस पे जब हम लोग थ्री फेज सप्लाई देते हैं, थ्री फेज सप्लाई, तो यहाँ पर रोटर एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, डेट इज फाई रोटर, है ना। और ये जो फाई रोटर होती है ये रोटर के रेस्पेक्ट में, ध्यान समझना, रेस्पेक्ट का बड़ा खेल है, क्योंकि अभी आप लोगों को लास्ट पॉइंट जो मैंने पुराने लेक्चर में कवर करा था, तो सारे क्वेश्चन इसी पर आते हैं कि विद रेस्पेक्ट टू सर्टेन स्टेटर या विद रेस्पेक्ट टू रोटर कितनी तेजी से फील्ड घूम रही है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोटर के रेस्पेक्ट में रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगी वाया रोटर, वो एनएस की स्पीड से घूमेगी, सही है। यानी कि अगर हम रोटर को 100 की स्पीड से इस डायरेक्शन में घुमाएं, तो ये जो रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड है ये किस स्पीड से घूमेगी, एनएस प्लस 100 विद रेस्पेक्ट टू, मतलब एनएस तो विद रेस्पेक्ट टू रोटर है, और अगर बाहर से खड़े होकर देखोगे तो कितना दिखेगी, एनएस प्लस 100 दिखेगी। हमें समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझ लेते हैं इसको। मैं एग्जाम्पल से, एक मैंने नीचे एग्जाम्पल बना रखा है, उसका मैं हिंट यहाँ पर देता हूँ हल्का सा। जैसे मान लो ट्रेन है, अब ट्रेन इधर जा रही है वी की स्पीड से, सही है, और तुम यहाँ पर खड़े हो, तो विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन तुम बॉल को थ्रो करते हो, एक बॉल को फेंकते हो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सही है। और ट्रेन अगर रुकी हुई है तो ये 100 मीटर पर सेकंड से रहेगी। अगर ट्रेन भी आगे की तरफ जा रही है विद रेस्पेक्ट टू, बाहर खड़े हुए एक पेड़ की नज़र से अगर देखोगे तो यहाँ पर ट्रेन कितनी स्पीड से जा रही है, मान के चलते हैं 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो बाहर खड़े हुए पेड़ से अगर पूछोगे कि तुम्हें बॉल कितनी स्पीड से जाती हुई लग रही, तो कितनी बताएगा, 100 प्लस 10। यानी कि अगर हम स्टेटर से पूछेंगे, स्टेटर से, कि भैया तुम्हें जो रोटर के द्वारा रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई दिखी वो कितनी दिखी, तो तुम आंसर दोगे एनएस प्लस एनआर। समझ में आ रहा है, रोटर की स्पीड एडअप हो जाती है। ठीक है, ध्यान से समझ में आना, बात समझना ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड रोटर पे क्रिएट होगी,
इन रोटर फेड इंडक्शन मोटर, तो वो ns की स्पीड से घूमेगी रिलेटिव टू दी रोटर के रेस्पेक्ट में ns पे रहेगी। सही है। स्टेटर शॉर्ट सर्किट है, अब जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी तो वो रोटर स्टेटर कंडक्टर को कट करेगी, फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा भाई, वोल्टेज इंड्यूस होगा और करंट जो होगा वो फ्लो करने लग जाएगा स्टेटर वाइंडिंग में। क्लियर, ठीक है। अब लेंज लॉ ने क्या कहा था, लेंज लॉ ने कहा था कि जो भी करंट फ्लो करेगा, कभी भी इंडक्शन अगर होता है और वहां पर करंट होगा, तो करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, वो अपने कॉज को अपोज करेगी, या टॉर्क इस तरीके से बनेगा रोटर के अंदर कि वो अपने कॉज का अपोज करेगा। याद है ये चीज बताई गई थी, है ना। तो अब ये अपने कॉज का अपोज इसको करना है। अब देखो कॉज का अपोज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, कैसे करेगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि यहाँ पर एक कंडक्टर ले लेते हैं, ये हमारे पास स्टेटर का कंडक्टर है। अब अगर हमारा रोटर इधर, रोटर अभी देखो एक बात समझो, रोटर को घूमने के लिए चाहिए टॉर्क, रोटर को टॉर्क कहाँ से मिलेगा, वो आएगा लेंज लॉ से। सही है। तो जब रोटर रुका हुआ है, बहुत ध्यान से देखना, अभी रोटर रुका हुआ है और ये हमारा कंडक्टर है स्टेटर का। अब देखो यहाँ पर रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है इस तरीके से, ठीक है, ns की स्पीड से। अब ns की स्पीड से अगर रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी तो यहाँ पर ये जो फ्लक्स कटिंग एक्शन से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा ई। सही है। अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, देन इसकी वजह से आएगा करंट आई। अब बहुत ध्यान से देखो, ये करंट जो आएगा ये इस तरीके से फ्लो करेगा कि अपने कॉज का अपोज कर सके। कॉज का अपोज करने के लिए इट विल क्रिएट अ सर्टेन टॉर्क ऑन दी रोटर। समझ में आ रही बात है। तो क्योंकि स्टेटर तो घूम नहीं सकता बट रोटर घूम सकता है, तो ये जो स्टेटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होकर करंट आएगा, ये इस रोटर के ऊपर एक टॉर्क लगाएगा। सही है, टॉर्क अप्लाई ऑन दी रोटर। तो टॉर्क जो होगा वो रोटर के ऊपर इंड्यूस करेगा, यही टॉर्क रोटर को घुमाएगा। अब देखो किधर घुमाएगा, तो अगर हम रोटर को इन दी डायरेक्शन ऑफ रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड घुमाते हैं, सही है, तो ऐसी कंडीशन में जो ये कंडक्टर है, इसको जो रिलेटिव स्पीड महसूस होगी रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड की, वो होगी ns प्लस एनआर। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई रोटर इधर घूमेगा एनआर से और रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड रोटर की अकॉर्डिंग, रोटर के रेस्पेक्ट में ns से घूम रही है। तो स्टेटर कंडक्टर को क्या दिखेगा, रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड कितने से घूम रही है, ns प्लस एनआर से। तो अगर जो टॉर्क आया है, बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझना। अगर जो टॉर्क आया है, ठीक है, अगर रोटर इन दी डायरेक्शन ऑफ रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड घूमा तो दोनों की स्पीड एडअप हो जाएगी। अगर दोनों की स्पीड एडअप हो गई तो फ्लक्स कटिंग एक्शन और बढ़ जाएगा। तो लेंज लॉ कहता है कॉज को अपोज करना है, फ्लक्स कटिंग एक्शन को कम करना है, इससे तो बढ़ेगा। तो यानी कि फ्लक्स कटिंग एक्शन अगर आपको कम करना है तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में रोटर को घुमाना पड़ेगा। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू दी रोटर, ये जो ns है ये क्या है, रोटर, ये रोटर्स मैग्नेटिक फील्ड है, रोटर्स मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रही बात है। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये जो बात मैंने आपको समझाई है। तो दिस इज दी रोटर्स मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू दी रोटर ns से है। अब अगर देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, स्पीड हमें इसकी कितनी दिखेगी, ns माइनस एनआर हमें देखने को मिलेगी। और अल्टीमेटली क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड की विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर। अगर स्पीड कम होगी, ठीक है, तो फ्लक्स कटिंग एक्शन कम होगा, फ्लक्स कटिंग एक्शन कम होगा तो भैया ईएमएफ कम बनेगा, यही तो हम चाहिए। तो लेंज लॉ इस तरीके से रोटर पे अप्लाई होता है कि रोटर अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है ताकि रिलेटिव स्पीड को कम किया जा सके। इसको यहाँ पर मैंने समझाया है कि भैया अगर तुम ट्रेन में हो, ट्रेन चल रही है वीटी से और बॉल तुमने फेंकी वीबी से, तो अगर बाहर के पेड़ से पूछोगे स्टेटर, इट इज़ अ स्टेटर पार्ट, तो स्टेटर से पूछोगे वो कहेगा मुझे स्पीड दिख रही है, बॉल की स्पीड कितनी दिखेगी, वीबी प्लस वीटी, है ना। अब अगर तुम्हें बॉल की स्पीड को कम दिखवाना है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बॉल को अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटर फेंको या फिर ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दो। तो ट्रेन अगर इधर पीछे की तरफ जा रही है और बॉल तुमने फेंकी वीबी से, तो स्पीड कितनी रह जाएगी, वीबी माइनस वीटी। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, हाई रिलेटिव वेलोसिटी रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड और रोटर स्टेटर के बीच में, उतना ज़्यादा फ्लक्स कटिंग एक्शन, फ्लक्स कटिंग एक्शन ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा, ईएमएफ इंड्यूस ज़्यादा होगा। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वाला केस फिट बैठता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ट्रेन जो है वो रोटर मान लो, बॉल जो है उसे रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड मान लो और ट्री जो है उसे स्टेटर कंडक्टर मान लो, तो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। तो फ्लक्स कटिंग एक्शन का अपोज करने के लिए रोटर अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। ये बिल्कुल उल्टा है कंपेयर टू द स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर। ठीक है, मैं समझाता हूँ। अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर की, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर पे, जिससे एक रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड बनती है, रोटर कंडक्टर जो होते हैं ये शॉर्ट होते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब क्योंकि शॉर्ट है तो करंट भी आ जाता है। अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये जो करंट है
ये रोटर के ऊपर लगाएगा टॉर्क इस तरह से कि जो फ्लक्स कटिंग एक्शन है उसको कम करा जा सके। फ्लक्स कटिंग मतलब रिलेटिव स्पीड को कम करा जा सके, रिलेटिव स्पीड को। अब रिलेटिव स्पीड कैसे कम होगी, यहाँ पर देखो ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो ns की स्पीड से घूम रही है विद रेस्पेक्ट टू दी स्टेटर कंडक्टर्स, स्टेटर की वजह से क्योंकि बनी है, इसका रोटर कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए ये इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए इन दी डायरेक्शन ऑफ घूमता है, क्योंकि यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो रोटर कंडक्टर्स में हो रहा है, रोटर के कंडक्टर में। और जो रोटर फेड इंडक्शन मोटर है इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो स्टेटर के कंडक्टर में हो रहा है। सो डेट इज द डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ गई बात है। अगर स्टेटर घूम पाता, बहुत ध्यान से समझना, अगर स्टेटर घूम पाता तो स्टेटर घूम जाता इन द डायरेक्शन ऑफ रोटर, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन स्टेटर तो घूम नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, रोटर को पीछे की तरफ धकेल देगा। आई होप समझ में आ गया होगा जो मैंने कॉन्सेप्ट समझा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन बताना यार, आगे पीछे फिर समझा देंगे। फ्रीक्वेंसी ध्यान रखो, जो स्टैंडर्ड मोटर होती थी, अभी मैं यहाँ कंपेयर मैंने कर रखा है, टेंशन नहीं लेना। तो रोटर की यहाँ पर रोटर फेड इंडक्शन मोटर में जो रोटर पे, क्योंकि हम सप्लाई दे रहे हैं, 3 फेज सप्लाई रोटर पे है, तो फ्रीक्वेंसी, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी। और स्टेटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो S × F सप्लाई होगी, यानी कि स्लिप उसके अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, ओके।